अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ़ोटो सिस्टम्स के बारे में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख के आएँ और फिर फ़ोटो सिस्टम्स की देखिएगा। ठीक है जी। तो फ़ोटो सिस्टम क्या होता है? फ़ोटो का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट। तो वो सिस्टम जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम फ़ोटो सिस्टम कह रहे हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स और फिर फोटोसिंथेसिस होता है। एक फोटो सिस्टम वो चीज़ है जो पूरा सिस्टम है जो लाइट को एब्जॉर्बिंग में मदद कर रहा है। फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्शन सेंटर। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो लाइट को गैदर करता है और इसके अंदर मौजूद क्या क्या है, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड यानी कि पिगमेंट मौजूद है एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और फिर इसको ट्रांसमिट करता है एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट तक, कैरोटीनॉइड से बी तक, बी से ए तक, अनटिल ये कहाँ तक नहीं पहुँच जाती, जब तक ये रिएक्शन सेंटर नहीं पहुँच जाती। और फिर रिएक्शन सेंटर में जाने के रिएक्शन सेंटर के अंदर बेसिकली क्लोरोफिल ए होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ठीक है। रिएक्शन सेंटर में जब ये एनर्जी पहुंचती है तो क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट लाइट ड्राइवन रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट। तो लाइट ड्राइवन रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का कहाँ स्टार्ट होता है, रिएक्शन सेंटर में फोटो सिस्टम के। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में क्या काम कर रही है। तो हमने बात की थी ना, इक्वेशन हमने देखी थी पहले कि कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा होता था ना उस इक्वेशन में फोटोसिंथेसिस की। तो वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के पास कार्बन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ से एमसीक्यूज में पूछते हैं, वरना शॉर्ट भी दे सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या हाउ इट इज एंटर द सेल। तो आपने ये पूरा लिखना होगा, ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट में बना के लिखा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे होता है सेल में। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री है लीफ में वो डिपेंड करती है कि अगर स्टोमेटा खुले हैं। ठीक है। तो जब स्टोमेटा खुले होंगे तो ये एयर के साथ अंदर एंटर कर जाएगा इंटर सेलुलर स्पेसिस में स्टोमेटा से लीफ के, और फिर ये डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। ठीक है। एब्जॉर्ब बाय सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में ये डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। इतना आप याद रख लें तो इट वुड बी मोर देन इनफ। फिर हम बात करते हैं कि वाटर यानी कि H2O का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। देखें जी, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के एंड पर वो अपना कार्बन लेता है कहाँ से, हमने पिछली बात की, कार्बन लेता है वो अपना CO2 से। लेकिन इसी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन भी तो है ना, तो हाइड्रोजन वो कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन वो लेता है वाटर से। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो अपना हाइड्रोजन लेता है वाटर से। अच्छा, अब H2O, ये वाला जो H2O है, और हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, CHO, C आ गया CO2 से, H आ गया H2O से। अब ये O कहाँ से आएगा, ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि O तो इसके पास भी है और O तो इसके पास भी है, तो ये O कहाँ से आएगा। तो नील एक बंदा था जिसने ये हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस से मुराद इसने गैस किया, फिर तुक्का लगाया कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है, जो बाय प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन भी कहाँ से आता है, वाटर से आता है, यानी कि H2O से आता है। ये जस्ट उसने हाइपोथेसिस किया था, पहले हमें पता नहीं था कि वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है या ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आ रहा है। ठीक है। लेकिन नील ने ये हाइपोथेसिस किया कि वो वाटर से आ रहा है। ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस दूसरे साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड किए तो पता चलेगा कि ये सही है या ख़राब। तो एक्सपेरिमेंट कैसे प्रोवाइड किया, उन्होंने दो ग्रुप्स ऑफ प्लांट बनाए, एक ग्रुप बनाया G1 और एक ग्रुप बनाया G2। अब गौर से सुनिएगा, G1 वाले जो प्लांट थे उनको साइंटिस्ट ने नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड दिया और उन्हीं को रेडियो एक्टिव लेबल्ड वाटर दिया। ठीक है। नॉर्मल कार्बन फर्स्ट ग्रुप को नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड दिया और लेबल्ड रेडियो एक्टिव लेबल्ड H2O दिया। ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप के प्लांट हैं उनको नॉर्मल H2O दिया और रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या हुआ, जब ऑब्जर्वेशन आई तो हमें पता चला कि G1 की प्लांट जिनको हमने लेबल्ड H2O दिया था उनमें जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी बाय प्रोडक्ट में वो रेडियो एक्टिव थी। यानी कि अगर वो रेडियो एक्टिव थी तो इसका ये मतलब कि जो वाटर मैंने लेबल दिया था ना रेडियो एक्टिव लेबल,
ये वाली जो ऑक्सीजन थी वो रिलीज हुई है, ना कि ये वाली, ठीक है। और G2 के जो प्लांट थे उन्होंने नॉर्मल जो है वो ऑक्सीजन रिलीज की। कैसे नॉर्मल रिलीज की? क्योंकि उनको जो मैंने वाटर दिया था वो नॉर्मल था और जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया था वो लेबल्ड था। यानी कि ये हाइपोथेसिस नील का कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास ऑक्सीजन आती है वो वाटर से आती है। अगर मैंने वाटर रेडियो एक्टिव दिया तो ऑक्सीजन जो आ रही है वो भी रेडियो एक्टिव है। लेकिन अगर मैंने जैसे G2 को मैंने वाटर नॉर्मल दिया था तो जो ऑक्सीजन आ रही है वो भी नॉर्मल है। तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि वाटर जो है हाइड्रोजन का तो सोर्स है ही है, हाइड्रोजन के सोर्स के साथ वाटर ऑक्सीजन का भी सोर्स है। ये इक्वेशन लिखी हुई है। G1 के प्लांट्स को हमने ऑक्सीजन जो दी वो रेडियो एक्टिव थी, यानी कि 18 वाली थी, ना कि 16 वाली। तो जो ऑक्सीजन आई वो हमारे पास 18 वाली आई, ठीक है, रेडियो एक्टिव आई। जबकि G2 को जो हमने ऑक्सीजन दी, वाटर दिया, वो नॉर्मल वाला था, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन आई वो नॉर्मल वाली आई, राइट। आपने ये हाइपोथेसिस याद कर लेना है, इसका वो शॉर्ट नोट दे सकते हैं। अगर आपको ये नील हाइपोथेसिस समझ नहीं आया तो आप इसी वीडियो को एक बार जल्दी से 2x की स्पीड पे करके देख लें, ताकि आपको इक्वेशंस, ताकि आपको सब चीज़ें याद हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।